नमस्कार साथियों, मैं राहुल रतन तालेनिया IITians कैलिबर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप का होता है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि इस मैटर के क्या मेजरमेंट्स है कि इसको मैं प्योर कहूँ, इम्प्योर कहूँ। क्योंकि कोई भी मैटर हो, हम चाहे घर में दूध लाए, घी लाए, हम उसके डब्बे पर प्योर घी, प्योर दूध लिखा हुआ पा सकते हैं, प्योर मिल्क देख कर ही लाते हैं जनरली। तो क्या है ये, किस बेसिस पर आप प्योर प्योर कह सकते हो किसी चीज को, और किस बेसिस पर आप इम्प्योर कह सकते हो। इन सब सब्सटेंस में क्या है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो कुछ में इम्प्योरिटीज भी होती है। कैसे कैसे होती है वो हम देखते हैं। जैसे कि प्योर सब्सटेंस कौन से हैं? प्योर सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है। जैसे कोई सब्सटेंस हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्योर वो है जो सभी एक ही पार्टिकल से मिलकर बने हो, मतलब एक जैसे पार्टिकल से ही बने हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हो, वो प्योर है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि दे ऑल हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजेनियस है क्योंकि सब एक जैसे पार्टिकल है, एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बना है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट, सब एक जैसे हैं तो उनको अलग अलग भी नहीं किया जा सकता। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कुछ इंप्योरिटीज होते, अगर सारी चीज एक जैसी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। लेकिन अगर कुछ भी इंप्योरिटीज होती है, इसका मतलब वो एक अलग मैटर बीच में आ गया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, दे ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं तो सेम ही रहेगी। ठीक है, टू कैटेगरीज ऑफ द सब्सटेंस फॉल अंडर प्योर सब्सटेंस, दे आर फॉलो। जैसे कि मैंने कहा कि सिंगल पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। अब ये पार्टिकल दो तरह का हो सकता है, या तो ये एलिमेंट हो सकता है या ये कंपाउंड हो सकता है। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है बात करते हैं। एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि मैटर को छोटे से छोटा टुकड़े में आगे तोड़ते जाओ, लास्ट यूनिट जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता उसे एटम कहते हैं। लेकिन एटम तो मैं देख नहीं सकता, एटम बहुत छोटा होता है। लेकिन वो यूनिट जो देख सकता हूं और सबसे छोटी हो, उससे मिलकर के सारे बने हो, वो एक पार्टिकल जिससे आगे बने हो। ठीक है, जैसे ये कोई पार्टिकल है जिसे एटम ने मिलकर बनाया है, और ये पार्टिकल मान लेता हूं मैं, एटम मिलकर सोडियम मेटल का बना रहे हैं। ठीक है, अब इस सोडियम मेटल का अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें इसी का ही रिपीटेशन होगा बार बार। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या है बेसिकली, एलिमेंट एटम से बड़ा है और उस छोटे से छोटी यूनिट है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ सबनेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब इससे सिंपल यूनिट नहीं हो सकती, ये एक अकेली यूनिट है। इससे अगर आप और तोड़ोगे तो एटम में टूटेगा, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। इससे सिंपल यूनिट नहीं हो सकती जो हमारे देखने में। ठीक है, तो बात करते हैं एलिमेंट की। ठीक है, तो ये एटम से मिलकर बना होता है। देयर आर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल एलिमेंट आर ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम पर डिपेंड करती है। दे कैन ओक्यूर इन नेचर एंड फ्री एंड कम्बाइन। अब एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे कि ये मान लो Na का एलिमेंट है। ठीक है, अब ये अकेला भी रह सकता है, या फिर जैसे आसपास मान लो इसका Cl का एलिमेंट मिल गया तो ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं कंबाइन, वापसी प्यार का रिश्ता कौन सा है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन या तो ये अकेले रह सकते हैं या फिर ये कंबाइन रह सकते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। कुछ एलिमेंट्स को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, जैसे कि कोई भी एटम ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स रहने के लिए सेल्स होती है। ठीक है, अब अगर इस न्यूक्लियर में मैं थोड़ी बहुत छेड़खानी करूं और नया आइटम बना लूं तो ऐसे को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं इसको। इससे भी कई एलिमेंट्स बनाए जा चुके हैं। अब वर्तमान तक मतलब प्रेजेंट तक 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। ठीक है, और भी आगे प्रोसेस जारी है। अब एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और तरह तरह के स्टेट है। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट तीन तरह का हो सकता है, मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल। ये मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड क्या क्या है। मेटल देखते हैं, मेटल वो है जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जैसे कि सोडियम है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देकर के पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, कैटायन। अब पॉजिटिव कैसे बनता है, जैसे कोई भी एक एटम है, उसके अंदर ये एटम की स्ट्रक्चर है, आप सब जानते हो। इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव होता है। एक एटम डिस्चार्ज्ड एटम तब होता है जब उसके पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रह जाए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाए। अब अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक भी प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ देखो सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा हो गए मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पर आयन बनता है, उसे मैं कैटायन कहता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता चल गया वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उन्हें मैं मेटल कहता हूँ। अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर मेलेबल लाइक एल्यूमिनियम। मेलेबल मतलब अगर इस पर मारोगे तो इसकी सीट बना सकते हो। एल्यूमिनियम की फॉइल हम घर में रखते हैं, और लोहे की चादर वगैरह आप सब देख चुके हो। फिर आते हैं दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब खींचकर तार बना लेना। ठीक है, जैसे कि सोने का अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा मिल जाए उसे मैं किलोमीटर तक खींचकर तार बना सकता हूँ। दे आर लस्टरस, इनमें एक चमक होती है, चमकदार। ठीक है, इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी है, सीजियम है, गैलियम है, ये चमक नहीं दिखाते हैं। दे आर हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होती है एक दो को छोड़ करके, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैटर है, मेटल है, ठीक है, वो गुण हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो बीच का पार्टिकल पार्टिकल बीच का बॉन्ड होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और दे आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, जैसे मंदिर में घंटी लगी हुई तो आप उसे बजाते हो तो आवाज आती है। ठीक है, यहीं अगर लकड़ी की घंटी हो तो वो आवाज नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब मेटल्स में ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है टकराने पर आवाज निकलने की, तो इसे सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, फिर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देता है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करके बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्योंकि देखो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन यहाँ पर ले लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, सभी जो मेटल ऑक्साइड बनाता है सभी क्या है, नेचर में बेसिक होते हैं, और कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक यानी कि बेसिक भी हो और एसिडिक भी हो। ठीक है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज हो तो उसे मैं एम्फोटेरिक बोलता हूँ, जिसे एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड है। ठीक है, फिर रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड की, डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन आप कुछ उस तरह समझिए, जैसे कि ये कोई मैंने मेटल ले लिया, प्लस में मैंने डाइल्यूट एसिड HCl ले लिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई। देखो HCl के बीच में प्रेम था, प्यार था अच्छा खासा। अब अगर Cl को हाइड्रोजन से ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाएगा तो Cl हाइड्रोजन को छोड़ देगा। जैसे ही यहाँ Na दिखा, ठीक है, तो Cl हाइड्रोजन के साथ क्या सोडियम के साथ चला जाएगा। ठीक है, NaCl बना लेगा, और प्लस में अब हाइड्रोजन तो बेचारा अकेला हो गया, इसको छोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया, तो हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर बाहर निकल जाएगा इस दुनिया से। ठीक है, जो H2 गैस के रूप में सॉल्यूशन से रिलीज हो जाता है। ठीक है, और जब H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो पट 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 करके पॉप पॉप साउंड आती है। ठीक है, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर लिक्विड और गैसेज, लगभग लिक्विड और गैसेज होते हैं, और दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल बिकॉज टू, भाई सीधी सी बात, अगर हम इनको मारेंगे तो ये टूट जाएंगे। दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन लिख लेना, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो लाइट का कंडक्ट करता है, और दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा सभी कमजोर होते हैं, एक दो को छोड़कर उनमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग, दे आर नॉन सोनरस, दे आर नॉन लस्चरस, ये मैं बता चुका हूँ। एक्सेप्ट ग्रेफाइट और आयोडीन में एक चमक होती है। ठीक है, फिर नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल करके जो बनाते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये अब मुझे याद कैसे रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है। ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक है। ठीक है, याद कैसे रहे, देखो एक हिंदी की ट्रिक है, जैसे नॉन मेटल को हिंदी में कहते हैं अधातु, और एसिडिक को कहते हैं अम्लीय। तो ये ऐसे तुम याद रख सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड,
जनरली डाइल्यूट एसिड को इन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन इतने भी नहीं है देने के लिए। ये तो चाहता है तो इसे देने वाला चाहिए, डाइल्यूट एसिड ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, मेटेलॉइड कौन है? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो। अब फिर आता है नोबल गैसेज। नोबल गैसेज क्या है कि कुछ गैसेज जैसे कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ठीक है, ये जो गैसेज हैं ये क्या है कि जनरली अकेली ही रहती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, बड़ी ही नोबल गैसेज है। तो इन्हें मैं नोबल गैसेज कहता हूँ, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा, पहले एलिमेंट आया, सिंगल पार्टिकल जो खुद अकेला ही हो, जिसे और आगे सिंपल यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जब एलिमेंट आपस में मिल जाए, एक और एलिमेंट मिल गया, बी एलिमेंट है, ठीक है, आपस में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड बना लेते हैं। कंपाउंड एलिमेंट का मतलब जोड़ा है। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट था, तो फाइनली मुझे एक H2O कंपाउंड बना लिया, जिसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के एक कंपाउंड बना लिया, जिसे मैं वाटर कहता हूँ। ठीक है, देर आर सो मैनी कंपाउंड्स लाइक सॉल्ट वाटर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था Na एक एलिमेंट है, Cl क्लोराइड क्लोरीन एक एलिमेंट्स है, इन दोनों ने मिलकर सॉल्ट बना लिया, जिसे मैं NaCl कहता हूँ। दो और उससे ज्यादा एलिमेंट मिलकर के आपस में क्या कर सकते हैं, एक फिक्स रेशियो में मिलकर आपस में क्या करता है, मिलकर के कंपाउंड बनाता है। करेक्टराइज कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर होमोजेनियस। इनमें आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा सोडियम है और कौन सा क्लोरीन है। कम होमोजेनियस है। देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली। अब जब मिल जाते हैं तो उसके बाद ये कंपाउंड की एक अलग पहचान होती है, और आप फिजिकल मेथड के द्वारा इनके एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग। अब जो कंपाउंड हालांकि मिक्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन इसकी एक अलग पहचान है, इसका अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंजेस। जो फॉर्मेशन होता है वो एनर्जी चेंजेस के कारण होता है। ठीक है, रिएक्शन होकर होता है। इम्प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म, जैसे कि मैं मान लो एक भुजिया का मिक्सचर ले लो, जिसके अंदर भुजिया पड़ा है, पीनट पड़ा है, किशमिश पड़ा है, एक काजू पड़ा है, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें जो अलग अलग पड़ी है और आपको दिख रही है, तो वो मिक्सचर है। उसको आप अगर 2 मिनट लेकर बैठोगे तो सबको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, वो इम्प्योर है, उसमें आप अलग अलग कर सकते हो। द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, उसमें सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं है, उसमें एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक ऐसे, कहने का मतलब अलग अलग तरह के पार्टिकल्स है। ठीक है, उसको मैं इम्प्योर बोलता हूँ। अब ये जो इम्प्योर पार्टिकल्स मिलकर के एक मिक्सचर बना लेते हैं, उसे मिक्सचर कहता हूँ। जैसे कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब सिंपली एनी किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं, और इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ये बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई इनके बीच वो रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इनको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, क्योंकि रिएक्शन वगैरह कुछ हुई नहीं है। ठीक है, मिक्सचर है सिंपल। अब मिक्सचर की क्या है कि भाई साहब ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हिट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो विजिबल होते हैं कि ये है, ये है, अलग अलग। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर पूरी डिपेंड करती है। एंड फिजिकल मेथड से अगर मैंने कहा बैठूं तो अलग अलग कर सकता हूँ। इसको बनाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो भुजिया के अंदर बाई चांस आपने पीनट्स मिला है, तो इसमें आप में कोई एनर्जी नहीं लगी है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, डायरेक्ट मिलाए हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट और आर नॉट फिक्स, क्योंकि जितने भी बैटर मिले होते हैं सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, मिक्सचर्स क्या हो सकता है, हिट्रोजीनियस हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस मतलब अच्छी तरह से रहो, जैसे कि एक रूम में गैस फैली हुई है, ठीक है, तो वो पूरे रूम में एक जैसी है। जैसे अगर मैं कहीं से भी सैंपल लूंगा तो मुझे एक राम मिल जाएगा, एक श्याम सैंपल मिल जाएगा। ठीक, कहीं से भी मैं लूंगा, कहीं से भी मैं लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर हिट्रोजेनियस हुआ तो एक जगह अलग पड़ा है, दूसरा अलग पड़ा है, ठीक है, तो वो हिट्रोजेनियस होगा। ठीक है, होमोजेनियस सब जगह एक जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। तो homogeneous, it is a mixture that is uniform in its properties and composition.
फॉर एग्जाम्पल एयर है, एयर का कोई सैंपल होंगे उसमें गैसोज का उतना ही रेशियो मिलेगा। लेकिन हिट्रोजेनियस जैसे कि ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर में भाई साहब ऑयल ऊपर पड़ा रहता है, वाटर नीचे पड़ा रहता है। ठीक। फिर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। इसमें जैसे कि मुझे अब पीना लेमन वाटर पीना है, तो आप देखिए हमने एक वाटर लिया, उसके अंदर शुगर डाली, उसमें आपने लेमन का निचोड़ दिया। ठीक है। उसमें आपने सॉल्ट भी डाल रखा है। अब ये फाइनल घुल करके जब रेडी हो जाएगी तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट कहाँ है, शुगर का एक मिक्सचर बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा फिक्स होमोजेनियस, जिसे मैं सॉल्यूशन कहता हूँ। अब सॉल्यूशन के भी दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। अब सॉल्वेंट सोल्यूट क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लेमन वाटर बनाया, तो मैंने एक पहले पानी लिया जो सबसे ज्यादा था सॉल्वेंट, और फिर मैं चीजें घोलता गया, जो सॉल्वेंट के अंदर घोलता गया उसको मैं बोलता हूँ सोल्यूट। ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ एक पानी लिया और इसमें सोल्ट घोल दिया। ठीक है। तो घोलने के बाद पता तो नहीं चलेगा कि सोल्ट कहाँ गया, तो ये जो सोल्ट है यहाँ पर, ये तो है सोल्यूट, जो चीज घोल रहा हूँ और जिसके अंदर घोल रहा हूँ वो है सोलवेंट। ठीक है। यानी सोल्यूट क्या है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूट विच इज प्रेजेंट इन द कंपेरेटिवली लेसर अमाउंट एंड गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के अंदर घुलती है, सॉल्वेंट कौन है? जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है। और उसके अंदर दूसरी चीजों को अपने अंदर घोलने की क्षमता हो। ठीक है, एबिलिटी हो। फिर जैसे कि हम सॉल्ट वाटर में डालते हैं तो सॉल्ट लेसर क्वांटिटी में है तो और घुलता है खुद, तो इसको सोल्यूट है, और पानी सॉल्वेंट है। ठीक है। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात तो होमोजीनियस है। कंपोजिशन हम अलग अलग चीजें डालते वेरी करता रहेगा, लेकिन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, हम देख नहीं पाते। दे डू नॉट, जैसे कि यहाँ अगर कोई सॉल्यूशन पड़ा है, यहाँ से अगर लाइट डालूंगा तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। दे कैन बी सेपरेटेड, अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट और पानी का था, तो मैं आराम से इसको अगर गर्म करूंगा तो पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट पीछे बच जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्विंग nature of liquids, you must have noticed that when you dissolve sugar or salt in water, जैसे कि सॉल्यूशन के टाइप कैसे हैं? डिसॉल्विंग नेचर ऑफ लिक्विड के बेसिस पर होते हैं। जैसे कि अगर आपने पानी के अंदर सोल्ट डाल दिया तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा, एक अच्छा, उसमें पता नहीं चलेगा सोल्ट कहाँ है। और वहीं आपने अगर ऑयल डाल दिया तो ये अलग अलग लेयर बना के बैठ जाएगा। ठीक है। तो मैं इनको मिसिबल लिक्विड्स बोलता हूँ, जिसमें पूरी तरह अच्छी तरह से घुल जाए। ठीक है। फिर पार्शियली मिसिबल, मतलब थोड़ा बहुत घुल जाए, थोड़ा बहुत लेयर बना ले। फिर इमिसिबल, जिसमें पूरी तरह से लेयर बन जाए। ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सॉल्वेंट। देखो इस संसार में पानी ही पानी, तो जब मैं लिक्विड की बात करता हूँ मेरे दिमाग में ही ऑलरेडी पानी आ जाता है। ठीक है। तो पानी एक अलग ही डिवीजन बना के बैठा है। तो मैं जब भी सॉल्वेंट पानी लूंगा तो वो मेरा जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। उसके लिए मैंने अलग टाइप ही अलग बना लिया, और बाकी सब के लिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बाकी सब में सॉल्वेंट, अल्कोहल, बेंजीन आदि आदि जो भी लेंगे। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हमने एक गिलास में पानी लिया, इसमें हम सॉल्ट डालते गए, घोलते गए, सॉल्ट डाल रहा हूं मैं और घोलता जा रहा हूँ। एक फिक्स टाइम आएगा जिसके बाद अगर मैं सोल्ट डालूंगा तो वो घुलने वाला नहीं है, वो जमा होता जाएगा। यानी एक फिक्स टाइम तक ही घुलेगा सोल्ट, वो फिक्स अमाउंट जिससे और घोलने पर अब घुलेगा नहीं, वो फिक्स अमाउंट उसकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी के बेस पर मैं इसको तीन बेस बोल सकता हूँ। एक सैचुरेटेड, जिसमें जितना घोला है उतना घुल गया, मतलब अब कुछ नहीं बचा, तो उसे मैं सैचुरेटेड बोलूंगा। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड, इस अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हो? कि इसमें आप डालते जाओ ये घोलता जाएगा, इसका मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू है, ये डालते जाओ ये घोलता जाएगा बिना किसी कंडीशन चेंज किए। सुपर सैचुरेटेड, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट dissolve and solute greater than its solubility, it's formed at high temperature when slowly cooling, it's not low। जैसे कि मैंने पानी लिया, पानी के अंदर चीनी डाल दी, शुगर डाल दी। अब शुगर भाई साहब एक लिमिट आई तब तक तो घुली, उसके बाद नहीं घुल रही, तो मैंने इसको गर्म करके ये शुगर घोलता गया तो चाशनी बन जाती है। अब मैं गर्म करके इसको कितना भी घोल सकता हूँ।
ठीक है, मतलब ये सुपर सैचुरेटेड है कि एक सोल्यूबिलिटी के बाद मैंने कंडीशंस चेंज कर करके घोल लिया। ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब सोल्यूबिलिटी को कौन अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि नेचर ऑफ सोल्यूट, अब सोल्यूट की नेचर कैसी है, सोलवेंट की नेचर कैसे, भाई साहब एक बंदा बाहर से रहने को आ रहा है, एक बंदा घर दे रहा है, तो दोनों की नेचर का फर्क पड़ेगा। एक टेम्परेचर, एक दोनों कंडीशंस कैसी है, एक मैंने अचानक टेम्परेचर बढ़ाया, उथल पुथल मच गई, जो जहाँ रहना चाहता है वहीं घुस जाओ, बस जहाँ जगह मिल रही है वहीं घुस जाओ। कहने का मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसको सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर लो करूं तो लिक्विड और सॉलिबिलिटी, लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर तो सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, लेकिन गैस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर प्रेशर की बात करूं तो लिक्विड और सॉलिड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गैस पर इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर साइज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो आ रहे हैं उसकी साइज पर। ठीक है, ए ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर हो, यानी कि सोल्यूट की साइज बहुत छोटी हो, बहुत छोटी, और सस्पेंशन में बहुत बड़ी, और कोलाइडल में बहुत मीडियम, यानी कि ठीक है, पार्टिकल इज अबाउट, जैसे कि अब नीचे चलते हैं, ए ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजेनियस है। ठीक है, और फिर इन ए ट्रू सॉल्यूशन साइज 10-10, ये एक्चुअली नैनोमीटर में साइज चलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी बहुत छोटी है, इसकी मीडियम है, और इसकी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इन ए ट्रू सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी, अब ट्रू है उसमें साइज बहुत छोटी है तो इसमें हम नहीं देख सकते साइज को, हम माइक्रोस्कोप के साथ भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कोलाइड के अंदर जो बीच वाला है उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, और सस्पेंशन में साइज इतनी बड़ी है कि आंखों से भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से निकाल दोगे तो आराम से निकल जाएगा, और कोलाइडल भी निकल जाता है, इसके लिए एक स्पेशल फिल्टर आता है जिसमें कोलाइडल को अलग किया जा सकता है। सस्पेंशन तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें फिल्टर सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं। ठीक है, और जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जबकि कोलाइडल है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन है वो पार्टिकल्स कैन नॉट मे नॉट शो टिंडल सस्पेंशन, क्या सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, लेकिन कभी कभी करते भी है, तो दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और जो सॉरी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो ग्रेविटी का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और कोलॉइड वाले भी ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं गिरने वाले, लेकिन सस्पेंशन वाले इतने भारी होते हैं, हैवी होते हैं कि वो ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हमने इतने मिक्सचर बनाए, इसको सेपरेट कैसे किया जाए, ये हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर इतना आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।